हेलो स्टूडेंट्स, एनपीसी प्लेटफॉर्म पर स्वामी सर की केमशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं रेजोनेंस और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। स्टूडेंट्स, रेजोनेंस क्या होता है इसके बारे में आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। रेजोनेंस दो टाइप का होता है, प्लस एम और माइनस एम। आज हम उनके एप्लीकेशंस देखेंगे कि रेजोनेंस कैसे अफेक्ट करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स और एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एन कंपाउंड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नंबर 1 स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन ये पढ़ने वाले हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, इसके बाद में आप लोग पढ़ोगे नंबर 2 स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। नंबर 3 स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। और एट लास्ट नंबर 4 एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। स्टूडेंट्स, रेजोनेंस आना, रेजोनेंस के टाइप आना कि रेजोनेंस दो टाइप का होता है, प्लस एम माइनस एम, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना वो एक अलग बात होती है, लेकिन रेजोनेंस के एप्लीकेशन समझना एक अलग बात होती है। और क्वेश्चनिंग जो होती है नीट और जेईई के अंदर बस इन एप्लीकेशंस पर बेस्ड ही होती है कि कौन होगा जो मोर स्टेबल। देखिए, बहुत बड़ी बात होती है कार्बोकैटाइन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी के बारे में जानना। आज इस एपिसोड में आप जानने वाले हैं। प्लीज ध्यान देते रहिए, ध्यान से देखिए और जो चीजें तुम्हें नोट करने वाली लगे उनको साथ साथ नोट भी करते जाइए। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। फर्स्ट नीड टू नो व्हाट इज कार्बोकैटाइन। बेटे जी, CH3 प्लस जो पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन पर, और ऐसी स्पीसीज जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो कार्बन पर तो वो होता है कार्बोकैटाइन, है ना। कार्बोनियम आयन, इसको हम मिथाइल कार्बोनियम आयन भी बुला सकते हैं। मिथाइल तो है ही है, और कार्बोकैटाइन कह दो या कार्बोनियम आयन कह दो। तो सबसे पहले जरूरी भाई हम कार्बोकैटाइन को तो जाने। अरे यार, कार्बोकैटाइन तो पता ही है, जो कार्बन स्पीसीज होगी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन पर, वो कार्बोकैटाइन होगा। तो उसमें फिर कई टाइप के कार्बोकैटाइन्स पॉसिबल होते हैं ना, जैसे 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, या डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव हो सकता है। तो बहुत सारी सिचुएशंस बनती हैं। तो हमें तो देखना है उनमें रेजोनेंस को अप्लाई करके कि आखिरकार रेजोनेंस किस प्रकार से, किस टाइप से इफेक्ट करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन को। तो देखिए विद एग्जांपल, एक बार हम छोटा सा एग्जांपल लें, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। ओके, और दूसरा एग्जांपल अगर हम लें CH3 CH2 प्लस। देखिए, कार्बोकैटाइन तो दोनों ही है। अरे दोनों ही सिचुएशन में आप लोगों को कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। तो कार्बोकैटाइन तो भाई ये भी है ना, और कार्बोकैटाइन तो ये भी है। ठीक है, अब दोनों में स्टेबल ज्यादा कौन है, दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, हमें इस बात की यहां पर चर्चा करनी है। तो आप देखिए ऊपर वाले में क्या है, पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में। और कल के ही तो एपिसोड में आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में होते हैं तो वहां रेजोनेंस होता है। तो यहां तो रेजोनेंस होगा, लेकिन इसमें तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, जिसमें रेजोनेंस होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और जिसमें रेजोनेंस नहीं होगा वो कम स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन में अगर आप देखो तो और भी अपन एग्जांपल लेने वाले बहुत सारे। इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कैसे होगी, ये पाई बॉन्ड यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा ऐसे, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आप ड्रॉ करोगे ना, अरे नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना, उसमें यहां पे तो आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा है टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। नाउ हियर CH, हियर डबल बॉन्ड, और पॉजिटिव चार्ज यहां से
रिमूव हो जाएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज एराइज हो जाएगा। तो देखो, जो पॉजिटिव कभी इस कार्बन पर हुआ करता था वो अब इस कार्बन पर आ गया है। तो यही तो बात है ना कि पॉजिटिव चार्ज है वो डिलोकलाइज्ड है, वो एक जगह स्टेबल नहीं है। अगर कार्बन पर एक जगह पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो जाए तो वो कार्बन तो दुखी रहेगा, वो कहेगा यार मैं क्या करूं, है ना, मुझ पर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर उस पॉजिटिव चार्ज को बटाने वाला कोई दूसरा है तो फिर उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और यही तो इसमें हो रहा है, इसमें यही तो हो रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होकर रेजोनेंस से, ड्यू टू रेजोनेंस ट्रांसफर होकर किस पर आ गया, इस कार्बन पे आ गया। लेकिन क्या इस स्पीसीज में ऐसा पॉसिबल है? जी नहीं, इसमें तो रेजोनेंस नहीं है। तो अब बताओ, एक सीधा सा एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है और उससे आपको समझाने की कोशिश की है कि रेजोनेंस की वजह से कार्बोकैटायन कैसे स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। और भी एग्जांपल है, जैसे देखिए ये वाले, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये वही सिचुएशन मैंने ली है जो आपने अभी देखी थी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ओके। और दूसरा जो CH2 प्लस, और थर्ड जो स्पीसीज है देखिए इसके अंदर CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ठीक है। ये वाली स्पीसीज है, देखो ये 3 स्पीसीज यहां पर पॉजिटिव चार्ज है बेटा। तो देखिए यहां पर ये तो वो पहले जो आपने अभी एग्जांपल देखा उसमें कि इसमें तो रेजोनेंस होना ही है। इसमें देखिए ये इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, और इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा ये पता लगाना भाई, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे CH2 है, बीच में डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पर है, तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर है? क्योंकि कंडीशन फॉर रेजोनेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, जो ऑल 5 कंडीशंस थी उनकी स्टडी हम लोगों ने कर रखी है भाई। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड अगर अल्टरनेट पोजीशन में है तो फिर वहां रेजोनेंस होगा। लेकिन यहां पर देखते हैं कि ऐसा है कि नहीं है। इसमें पॉजिटिव और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में है, इसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं तो रेजोनेंस है ही नहीं। इसमें ये रहा पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड देखो कहां है, डबल बॉन्ड देखो कहां पर है, तो यहां पर ये पॉसिबल नहीं है। ये अल्टरनेट पोजीशन तब बनती जब डबल बॉन्ड यहां पर आता, है ना, कि पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड आफ्टर देन डबल बॉन्ड, तो ये अल्टरनेट पोजीशन होती। यहां पर क्या हुआ कि बीच में एक सिंगल बॉन्ड और आ गया और इसके आने से इसमें अब रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। और जब रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है तो हम इसमें बोलेंगे कि भाई साहब इसमें भी रेजोनेंस नहीं है। अच्छा, इसमें रेजोनेंस है, इसमें भी नहीं है रेजोनेंस और इसमें भी नहीं है, तो फिर दो में रेजोनेंस नहीं है और एक में रेजोनेंस है। तो अगर मोर स्टेबिलिटी की बात करें तो भाई जिसमें रेजोनेंस होता है वो स्टेबल होता है। तो नंबर 1 ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो ही गया। अब बात करें यार इन दोनों में हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा मोर स्टेबल है और कौन सा लेस स्टेबल है। तो देखने वाली बात तो यही है ना, अगर रेजोनेंस का डिफरेंस आ गया तब तो हम इजीली बता ही देंगे कि जिसमें रेजोनेंस है वो स्टेबल और जिसमें नहीं वो अनस्टेबल। लेकिन इन दोनों में रेजोनेंस नहीं है। अब क्या हुआ कि यहां देखिए जो CH3CH2 ग्रुप है इसका होता है बेटा प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को पुश करके और इस कार्बन पर जिस पर पॉजिटिव है उसकी पॉजिटिवनेस को डिक्रीज करने का काम कर रहा है। दोनों इथाइल ग्रुप, सॉरी दोनों कार्बन जो इथाइल ग्रुप के हैं वो इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को डिक्रीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को डिक्रीज कर रहे हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। क्योंकि पॉजिटिव जैसे कम होगा स्टेबिलिटी वैसे इंक्रीज होगी। यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि यहां पर जो ये वाला ग्रुप आपको दिख रहा है ना, विनाइल ग्रुप, विनाइल ग्रुप, इस कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है
और कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 संकरण होगा, तो उस कार्बन की sp3 संकरित कार्बन से विद्युत ऋणता अधिक होती है। मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर देन दैट ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो यहां पर sp3 वाले से ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन को धक्का नहीं मार रहा है, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी साइड में अट्रैक्ट कर रहा है। और बेटा ऐसा अगर करेगा तो इसकी पॉजिटिविटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जब कार्बोकैटाइन का पॉजिटिवनेस बढ़ेगा, अरे यार दुख में दुख बढ़ा रहा है ना, पॉजिटिव की वजह से वो बेचारा अनस्टेबल है, और उस पॉजिटिव को वो और भी बढ़ा रहा है, इसका मतलब उसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है, अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है मतलब स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, स्थायित्व घट रहा है। तो अब तो आंसर आ जाना चाहिए ना कि तीनों में जिसमें रेजोनेंस दिखता है सबसे ज्यादा स्थायी होता है। उसके बाद में जिसमें पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, धनात्मक प्रेरण प्रभाव है, वो वाला स्थायी है। और इसमें तो क्या हो गया, ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव, ये तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी साइड में अट्रैक्ट कर रहा है, यहां तो हो गया माइनस आई। तो ये देखिए, अगर हम एक फॉर्मूला बनाएं कि कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी को, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन है वो माइनस आई इफेक्ट के द्वारा क्या होगी, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। और अगर प्लस आई इफेक्ट है तो कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर रेजोनेंस है तो रेजोनेंस तो भाई इंक्रीज करेगा ही करेगा। तो यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है। तो पहला एग्जांपल ऑर्डर देखिए इसका, स्टेबल बाय रेजोनेंस, केस में तो रेजोनेंस है, स्टेबल है, प्लस आई ऑफ एल्काइल ग्रुप, अरे भाई ये इथाइल ग्रुप का प्लस आई है, और उसके बाद में माइनस आई ऑफ एल्किनाइल ग्रुप, तो ये एल्किनाइल ग्रुप है जिसको मैं कह रहा हूं वाइनिल, तो ये वाइनिल ग्रुप है, इसका नेगेटिव आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है। क्यों खींच रहा है ये भी मैंने बताने की कोशिश करी कि यार डबल बॉन्ड वाले कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 संकरण है, तो इसकी विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो sp3 वाले से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड में खींचेगा, तो इसकी वजह से इसका माइनस आई प्रभाव होता है। तो स्टूडेंट्स इट इज वेरी क्लियर, बहुत स्पष्ट रूप से आप लोग इसको समझ सकते हो कि यहां इसका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने का मतलब उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो तीनों में सबसे कम स्थायी तो देखो ये तीसरे वाला है, और सबसे ज्यादा स्थायी ये वाला है। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर बिल्कुल अपना माइंड क्लियर रखिए कि कहां क्या होना है। रेजोनेंस अगर हमें दिख रहा है, अच्छा रेजोनेंस भी कई बार क्या होता है, रेजोनेंस तो सब में होता है, फिर यार इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, तो जिसकी जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होती हो, याद रखना जिसकी जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होती हो वो उतने ज्यादा स्थायी होता है। इस बात को यूं समझो, जैसे 5 किलो वजन है किसी बच्चे के सिर पे है, अगर उस 5 किलो वजन को बटाने वाला एक जना और है तो 2 जने मिलकर उसको ले जा रहे हैं, 1 किलोमीटर दूर ले जाना है। लेकिन अगर उसी 5 किलो वजन को बटाने वाले 3 जने हैं तो वो और ज्यादा अच्छे आराम से लेके जाएंगे, और 5-6 जने हैं तो और ज्यादा आराम से लेके जाएंगे। तो भाई यही चीज यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से समझनी है कि अगर कार्बोकैटाइन है और उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा बन रही हैं वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आगे किसी ना किसी एग्जांपल में हम ऐसी चीज देखने वाले भी है। देखिए यहां पर ये कार्बोकैटाइन 1 डिग्री है, ये वाला कार्बोकैटाइन देखिए, ये वाला कार्बन यहाँ पे ये भाई 2 डिग्री कार्बन है, और ये वाला कार्बन देखिए यहाँ पे ये 3 डिग्री कार्बन है। अच्छा कार्बन की डिग्री आप जानते हो कि जो कार्बन अन्य जितने कार्बन से जुड़ा होता है ना वो उसकी डिग्री होती है। तो ये वाला कार्बन केवल इस कार्बन से अटैच्ड है, ये वाला कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है, और ये वाला कार्बन 1, 2 और 3 से अटैच्ड है। अब देखिए इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पहले से दिया हुआ है कि ये मोर स्टेबल, लेकिन हमें तो एक्सप्लेनेशन करना है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। इसमें देखिए आपको प्लस आई इफेक्ट दिख रहा होगा मिथाइल ग्रुप का,
ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को पुश कर रहा है और इस कार्बन की पॉजिटिवनेस को कुछ ना कुछ डिक्रीज कर रहा है, कम कर रहा है। और रेजोनेंस है इसमें, देखो ये रेजोनेंस है इसमें, रेजोनेंस तो सब में है, रेजोनेंस तो इनमें सब में कॉमन हो गया। ये देखिए रेजोनेंस तो भाई इन सब में कॉमन हो गए, देखिए रेजोनेंस तो सब में कॉमन है। तो रेजोनेंस के हिसाब से तो इन पर इनका फैसला हम नहीं कर सकते कि रेजोनेंस तो तीनों में है। अब इसमें रेजोनेंस भी है प्लस आई भी है। अभी मैंने क्या कहा कि अगर प्लस आई होगा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो देखिए अगर हम इन दोनों में देखें, तीनों में देखें, तो केवल प्लस आई इफेक्ट इसमें आपको दिख रहा है मेथिल समूह का, है ना। लेकिन यहां पर देखिए ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री हुआ तो क्या हुआ सर, ये कम स्टेबल क्यों हुआ? क्योंकि 1 डिग्री हुआ तो इसमें जो नंबर ऑफ अल्फा एच है वो कम है, और अल्फा एच ये आप समझोगे हाइपर कॉन्जुगेशन में, तो देखिए यहाँ पर एक और भी इफेक्ट लगता है हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं ना अति संयुग्मन, है ना। ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा एच ग्रेटर इट्स स्टेबिलिटी। जिसके पास जितने अल्फा एच होते हैं वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन अभी हम रेजोनेंस की एप्लीकेशंस देख के उसके बाद में फिर इसको पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल आप देख लीजिए कि अगर हम अल्फा एच ही काउंट करें तो देखो 3 इसमें हो गए, क्योंकि ये कार्बन अल्फा और ये वाला कार्बन अल्फा, 3 इसमें और 2 यहाँ पे, 5 हो गए। ठीक है, इस साइड से तो रेजोनेंस आ रहा है तो इसको एक बार हम छोड़ रहे हैं। 2 यहाँ इसमें क्या हुआ, इसका अल्फा कार्बन तो ये बनेगा, ये अल्फा कार्बन, और इस कार्बन पे तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो जिस पर जितने कम अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसका स्थायित्व उतना ही कम होगा। लेकिन हाल फिलहाल आप हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़े नहीं है, तो आप ये लोग ये समझ लीजिए कि कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिग्री के हिसाब से अगर हम देखें तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, कार्बोनियम आयनों के स्थायित्व का क्रम होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो बस रेजोनेंस तीनों में कॉमन था। ओके, तो फिर जो 3 डिग्री होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री सबसे कम। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3 to 1। ठीक है, और उसमें क्यों होता है ऐसा वो हाइपर कॉन्जुगेशन से हम स्पष्ट करेंगे। तो दूसरे एग्जांपल में डिग्री के हिसाब से हमने फैसला किया, रेजोनेंस तीनों में कॉमन रखा। अब थर्ड एग्जांपल में देखिए क्या है कि रेजोनेंस का डिफरेंस है और डिग्री सबकी सेम है। देखो यहां पे प्लस है, ये कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन, ठीक है, ये कार्बोकैटायन। अगर आप यहां पर ये देखो कि जो कार्बोकैटायन की डिग्री है वो तो सबकी सेम है, तो कार्बोकैटायन की डिग्री सेम है, लेकिन तीनों में रेजोनेंस जो है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का डिफरेंस है। चलो हम सबसे पहले ये लेते हैं, ये देखिए और इसमें यहां CH2+। ठीक है, अब अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो कितनी बना सकता हूं भाई, देखिए कितनी बना सकता हूं। पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में है, रेजोनेंस होगा। कैसे होगा कि जो पाई बॉन्ड है वो ट्रांसफर होगा किसकी साइड में, ट्रांसफर होगा भाई वो ट्रांसफर होगा कार्बोकैटायन की साइड में। तो कार्बोकैटायन की साइड में होगा तो ये लो भाई, ये बन गया डबल बॉन्ड CH2। और पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, अब इस कार्बन पे आ जाएगा, क्योंकि देखो इस कार्बन का जो पाई बॉन्ड था वही तो ट्रांसफर हुआ है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया। अब क्या इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए आगे कहीं कोई पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है? जी नहीं। तो आगे इसमें और रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। ये वापस अगर कन्वर्ट होगा तो वापस इसी में अपनी पहले वाली स्ट्रक्चर में ही कन्वर्ट होगा। तो केवल 2 स्ट्रक्चर बनती हैं, किसकी, इस वाले कार्बोकैटायन की। ठीक है, तो इस कार्बोकैटायन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूं यहां पे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनी भाई, 2। ओके, याद रखना। अब इसकी देखते हैं, देखो इसकी देखते हैं, ये लीजिए
डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, CH2 प्लस, और यहां पे फिर एक डबल बॉन्ड। ठीक है, देखो ये वाली स्ट्रक्चर। अब पहले, सबसे पहले ये पाई बॉन्ड ट्रांसफर हुआ जैसे यहां से यहां, तो देखो स्ट्रक्चर जो बनी वो कैसे बनी। यहां डबल बॉन्ड CH2, ये वाला प्लस चार्ज, और ये डबल बॉन्ड अपनी जगह। देखो पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी इस टाइप की बनी। अब क्या इस पॉजिटिव को रिमूव करने के लिए कोई और पाई बॉन्ड इस कॉन्जुगेट सिस्टम में है क्या? तो आप कहेंगे हाँ सर है ना, देखो ये रहा। अब देखो पॉजिटिव और डबल बॉन्ड फिर से अल्टरनेट पोजीशन में आ रहे हैं, तो फिर से अल्टरनेट पोजीशन में आ रहे हैं, तो भाई फिर रेजोनेंस हो जाएगा, फिर ये रेजोनेंस हो जाएगा, और फिर एक स्ट्रक्चर बन जाएगी, एक नई स्ट्रक्चर। और वो क्या बनेगी, ये देखिए, ये CH2। अब देखिए ये पाई बॉन्ड यहां से यहां ट्रांसफर हो गया, मतलब ये यहां ट्रांसफर हो गया, तो रियल में पॉजिटिव चार्ज कहां गया, यहां पर आ गया। तो बताओ सेकंड जो कार्बोकैटाइन है ये वाला, इस कार्बोकैटाइन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनी, ये बताओ आप। 1 2 3 3, जिसकी जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसकी जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, वह उतना ही ज्यादा स्थायी होता है। मैंने यही तो कहा कि यार वो 5 किलो वजन जो एक बच्चे के सिर पे था, अगर उसको बटाने वाले, उसको बारी बारी से लेने वाले कई जने हो जाएंगे, जितने ज्यादा जने हो जाएंगे वो उतना ही ज्यादा अपने आप को स्थायी महसूस करेंगे। तो हे मेरे बच्चों, आगे और देख लीजिए इस वाली स्ट्रक्चर में क्या होने जा रहा है। अरे भाई इस वाली स्ट्रक्चर में आप लोग CH2 प्लस, ये देखिए ये तो बेंजीन रिंग है ना, और बेंजीन रिंग है, और ये बेंजाइल कार्बोकैटाइन है, बेंजिल कार्बधनाइन। और इसमें तो जो अनुनाद होता है वो तो भाई पता ही है आपको, आपने ना एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा। और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम बनाने जाएं तो कितनी बनती हैं, आइए देखते हैं। सिस्टम मत भूलिए, सिस्टम क्या है कि कार्बोकैटाइन की साइड में पाई बॉन्ड का ट्रांसफर होगा। ये लो भाई हो गया, हमेशा हमने इन सारी स्ट्रक्चर में ऐसा ही करते आ रहे हैं। तो अगली स्ट्रक्चर जो बनेगी वो कैसी बनेगी, जो एरो साइन है उस एरो साइन का कहा मान लो बस आप। तो एरो साइन बोल रहा है यहां डबल बॉन्ड बना दो, डबल बॉन्ड बना दिया। फिर क्या हो रहा है, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये दोनों बॉन्ड अपनी जगह पे हैं, देखो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड अपनी जगह पे हैं। फिर क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज इसको रिमूव करने के लिए ये वाला पाई बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा इसकी साइड में। तो अगली स्ट्रक्चर जो बनेगी वो क्या बन जाएगी, ये वाली, यहां डबल बॉन्ड। अच्छा देखो ये पाई बॉन्ड यहां से यहां ट्रांसफर हो गया, देखो ट्रांसफर हो गया मतलब ये लो ट्रांसफर हो गया, ये वाला पाई बॉन्ड अपनी जगह पे है, देखो ये पाई बॉन्ड अपनी जगह पे है। अब अगर यहां का पाई बॉन्ड ट्रांसफर हो गया तो इस पोजीशन वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर क्या होगा, इसके आगे भी ये रहा पाई बॉन्ड, तो ये यहां से यहां ट्रांसफर होगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आप बनाओगे वो कैसे बनाओगे, ये देखिए डबल बॉन्ड CH2। अच्छा ये वाला पाई बॉन्ड देखो अपनी जगह पे है, ये वाला पाई बॉन्ड यहां ट्रांसफर हो गया, देखिए यहां से यहां, तो पॉजिटिव चार्ज अब यहां आ गया। अब लास्ट एंड फाइनल क्या होगा कि यहाँ का पाई बॉन्ड वापस यहाँ आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज वापस कहाँ चला जाएगा वो आपको पता ही है, कहाँ चला जाएगा, CH2 वाले कार्बन पर। कि एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर, देखिए दोनों, और ये पाई बॉन्ड एक यहाँ बन गया। अब यहाँ वाला पाई बॉन्ड ट्रांसफर हो गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड आगे CH2, और वापस इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो बताइए इसकी टोटल कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, कुल कितनी अनुनादी संरचनाएं बनी हैं। तो आप कहोगे सर इसकी तो बन गई देखो 1 2 3 4 5, यानी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है वो बनी है 5। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ग्रेटर इट्स
स्टेबिलिटी। जिसकी जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं होंगी, जिसका वजन बढ़ाने वाले जितने ज्यादा लोग होंगे, उसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। तो हे बच्चों, आप लोगों ने 3 एग्जाम्पल में अलग अलग तरीके के जो है एग्जाम्पल देखे और उनमें ये चीज देखी कि एक रेजोनेंस है, दूसरे में नहीं है, उसमें प्लस आई है और एक में माइनस आई है। तो रेजोनेंस, प्लस आई और माइनस आई, तीनों को मिलाकर के स्थायित्व का क्रम क्या बनता है। दूसरे में आपने क्या देखा कि डिग्री का डिफरेंस, कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है या कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है या कार्बोकेटाइन 3 डिग्री है, तो फिर उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसा होता है वो आपने देखा। तीसरे वाले में आपने जो एग्जांपल में देखा वो देखा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नंबर डिफरेंट हो, अलग अलग हो, एक में कम हो, एक में ज्यादा हो और एक में और ज्यादा हो, तो फिर ऐसा होता है। अब इसमें और देखते हैं नंबर 4। देखिए इसमें भी आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे थर्ड स्ट्रक्चर है कि यार बेंजीन रिंग है ना, अरे बेटे ये फिनाइल कार्बोकेटाइन है ना, कि इसमें तो यार बहुत सारा रेजोनेंस होता होगा। ठीक है, तो इनमें देखते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है और सबसे कम स्टेबल कौन है। ठीक है, देखिए ये तो है फर्स्ट, जिसमें आपको ये वाली स्ट्रक्चर दिख रही है। तो आपको पता है कार्बोकेटाइन और पाई बॉन्ड, अरे सर अब तक तो हम सीख गए ना, ये तो बस रेजोनेंस हो जाएगा ना ऐसे, है ना। ये लो ये लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये लो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, लेकिन अब इस पॉजिटिव को हटाने वाला आगे कोई नहीं है। ठीक है, तो ये लो वापस, ये दो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई, यानी पहले में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है 2। ओके, अब दूसरे वाला है, देखो सेकंड वाला, तो सेकंड वाला लेके चलते हैं हम लोग। यहां पर पाई बॉन्ड, यहां पर पाई बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखिए कि इसके दोनों तरफ पाई बॉन्ड है, यहां भी है और यहां भी है, तो ये रेजोनेंस करेगा, एक बार यहां से कर लेगा। ठीक है, तो अगर यहां से रेजोनेंस ये कर रहा है, ये पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर रहा है, तो मेरे भाई यहां पाई बॉन्ड बन गया, ये पाई बॉन्ड अपनी जगह पे है और ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड यहां से यहां ट्रांसफर हुआ, देखो हो गया, और ये पॉजिटिव जो यहां हुआ करता था वो कहां चला गया, इस पे, क्योंकि देखो इस कार्बन का ही तो ये पाई बॉन्ड ट्रांसफर होके गया आगे। अब क्या हुआ कि यह एक बार तो ऐसा हुआ और दूसरी बार देखिए ये कैसा, कि ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं ये वाला पाई बॉन्ड यहां से यहां ट्रांसफर हो, तो एक स्ट्रक्चर ये भी तो बन सकती है इसकी। एक स्ट्रक्चर देखो, यहां पर ये पाई बॉन्ड अपनी जगह पर है और ये यहां से यहां चला गया, तो ये यहां से यहां पर ऐसे। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, यहां आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने क्या देखा कि जो सेकंड स्ट्रक्चर है इसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है इसकी, तो टोटल देखो ये 3 बन रही है, ये 3 बन रही है। अब बात करें थर्ड की, तो थर्ड में ये है फिनाइल कार्बोकेटाइन। ये लो भाई, अरे वाह सर, जब एक पाई बॉन्ड दिख रहा था ना तब तो उसकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी, जब 2 पाई बॉन्ड दिख रहे थे हमें तो उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 हो गई, जब 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं ना तो उसकी तो और ज्यादा हो जाएंगी, है ना। यही तो मन कर रहा है, यही तो दिमाग में बातें आ रही हैं ना, रे ना, ऐसा नहीं होगा। फिनाइल कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस नहीं होगा। आपको पता है कि जो रेजोनेंस, जो अनुनाद है, वो एक स्थायीकरण घटना है ना, स्टेबलाइजिंग फिनोमेना है। आप जरा सोचिए कि इसको पाई बॉन्ड कौन दे, ये तो देखो खुद पाई बॉन्ड वाले कार्बन पे ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर हम ये सोचें कि यार ये पाई बॉन्ड इसकी साइड में ऐसे अट्रैक्ट हो गया, अरे ऐसे अट्रैक्ट हो गया, ठीक है, तो नई स्ट्रक्चर जो आप ड्रॉ करोगे वो क्या होगी, जरा सोचो एक बार, बना के देखो कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, देखो ये बन गई। तो भाई एक बात बताओ, एक घर में दुख है, अगर वो 2 घरों में हो जाए तो दुख में दुख बढ़ गया ना। तो यहां तो ये कार्बन अकेला ही दुखी था कि यार मेरा अष्टक पूर्ण नहीं है, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और यहां पर देखिए ये भी खुश नहीं है और ये भी खुश नहीं है, दोनों ही नहीं है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये तो हाई एनर्जी लेवल की स्ट्रक्चर बन गई। तो रेजोनेंस में तो ऐसा कभी होगा नहीं। रेजोनेंस तो क्या करता है, एनर्जी को कम करने की कोशिश करता है, एनर्जी को कम करने की कोशिश करता है, और एनर्जी को कम करने की कोशिश करता है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करता है। लेकिन यहां पर तो रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे जो हम सोच रहे हैं अगर उसके अकॉर्डिंग हम करें तो उसे तो
जो उसकी एनर्जी है वो बढ़ रही है, इसलिए इसमें ऐसा नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स, फिनाइल कार्बोकैटाइन है वो, उसमें रेजोनेंस होता ही नहीं है, ये होता ही नहीं है, ध्यान रखिए, इसमें रेजोनेंस है ही नहीं, रेजोनेंस है ही नहीं इसमें। वाह यार, 3 पाई बॉन्ड दिख रहे थे और रेजोनेंस है ही नहीं, तो देख लो आपके सामने है, कैसे होगा? ऐसी सिचुएशन का मैंने आपको कल के एपिसोड में बताई क्या कि ऐसे में रेजोनेंस होता है? नहीं। तो आप लोग जरा ध्यान रखिए, जिसकी जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसमें तो रेजोनेंस है ही नहीं, 0। इसमें कितनी है? 3। इसमें कितनी है? 2। तो बताओ इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? जिसकी, देखो ये सेकंड वाला, उसके बाद में कौन हुआ? फर्स्ट वाला, और सबसे कम स्टेबल कौन हुआ? थर्ड वाला। बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी? तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं रिपीट करना चाहता हूं, जरा देख लीजिए कि आज आपने क्या सीखा। देखिए, आपने सीखा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। सबसे पहले रेजोनेंस है और दूसरी स्ट्रक्चर में रेजोनेंस नहीं है, तो जिसमें है वो ज्यादा स्टेबल है। सेकेंड में आपने देखा कि जो डिग्री का डिफरेंस होता है, तो उसके बेसिस पे तो मैंने कहा भाई 3 डिग्री वाला है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो 3 डिग्री वाला, उसके बाद में 2 और फिर 1। थर्ड एग्जांपल में आपने देखा कि जो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जिसकी जितनी ज्यादा होंगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। और लास्ट फोर्थ एग्जांपल में आपने क्या देखा कि जो रेजोनेंस है वो किस सिचुएशन में होता है और किस सिचुएशन में नहीं होता है। तो देखिए, इसमें रेजोनेंस होता है, इसमें भी होता है, और इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का भी डिफरेंस है, और यहाँ पे रेजोनेंस है ही नहीं। तो हमें ये भी पहचान करनी आनी चाहिए कि रेजोनेंस कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आप देखोगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन और स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। ओके, थैंक यू।